जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि इजराइल यूएसए और ईरान वार चल रहा है, इस बीच हॉर्मुज़ जल संधि जो है वो प्रभावित हुई है, उसको बंद कर दिया गया है। जिससे क्या है, भारत पर क्या असर पड़ेगा इसको हम देखेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही युद्ध ये चलता रहा तो महंगाई जो है एक चरम स्तर पर पहुंच सकती है। सिर्फ भारत पर ही नहीं, पूरे ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है इस हिसाब से, जिस हिसाब से युद्ध चल रहा है। तो इसके हम इम्पैक्ट को देखेंगे। मेन मुद्दा जो है हॉर्मुज़ जल संधि को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्योंकि भारत जो है ऑयल जो है लगभग 80 से 85% इम्पोर्ट करता है। उसमें से लगभग 40 से 50% जो है जो इम्पोर्ट करता है इराक हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, वहाँ से इम्पोर्ट करता है। वहाँ से इम्पोर्ट करने के मतलब जो है उसका रास्ता क्या है, हॉर्मुज़ जल संधि है। तो इसके हम इम्पैक्ट को देखेंगे, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने के कारण, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। जैसे जिसमें हम देखेंगे ऑयल और गैस की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। जैसे पहले इसमें भारत क्या है 80 से 85% कच्चा तेल या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 40 से 50% हॉर्मुज़ जल संधि से होकर गुजरता है। हॉर्मुज़ जल संधि से होकर गुजरता है। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए सऊदी अरब हो गया, उसके बाद इधर क्या हो गया, ईरान हो गया, इधर गल्फ़ की खाड़ी हो गई, इधर और सारे देश हैं, यमन ओमान हो गया, ये इधर गल्फ़ फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी से जैसे हम देखें, समझिए ये इधर हो गया ईरान, ये इधर हो गया फारस की खाड़ी, ये है हॉर्मुज़ जल संधि, ये हॉर्मुज़ जल संधि। जब इधर से क्या है सऊदी अरब, यूएई, ओमान हो गया, इधर कतर हो जाएगा, इधर इराक हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ऑयल ख़रीदेंगे तो इधर से ही आएगा, हॉर्मुज़ जल संधि से ही आएंगे, क्योंकि इधर और कोई, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, पेट्रोल डीजल के दाम अपने चरम स्तर पर पहुंच सकते हैं जिस हिसाब से वार चल रहा है। उसके बाद इंपोर्ट महंगा होगा। पेट्रोल डीजल जब महंगा हो जाएगा तो इंपोर्ट ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल, एलपीजी, सीएनजी सब महंगा होगा। क्योंकि देखिए जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल कैसे आता है, एक देश के अंदर कैसे चलता है, ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होता है गाड़ियों के द्वारा, गाड़ी किससे, डीजल पेट्रोल से चलती हैं। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या है हर चीज़ की। सब्जी कहाँ से आती है, अब बोलेंगे सब्जी पर या जो रोज़ का खर्चा इस पर कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा। ये ऐसे समझिए जैसे आता कहाँ से कोई चीज़, गाड़ी से आता है, ट्रेन से आता है। ट्रेन ज़्यादातर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ज़्यादातर क्या है डीजल से चलती हैं। जब डीजल से, ट्रेन से या ट्रांसपोर्ट लाइन से सब्जियां आती हैं तो क्या है, जब तेल या ऑयल ही महंगा हो जाएगा तो उनका क्या है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो क्या है, दाम ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। ये इसी से ऐसा इम्पेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट जहाँ सब्जियाँ उगती हैं वहाँ से कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा, आती है जहाँ से उससे इम्पेक्ट पड़ेगा। उसके बाद महंगाई में देखिए, महंगाई में क्या क्या, जैसे इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, मध्य वर्ग पर। देखो युद्ध हो, कुछ भी हो, जैसे युद्ध हो, ज़्यादातर इम्पेक्ट किस पर पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों पर ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर इसमें क्या है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी जो डेली मजदूरी करता है, एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो कैसे खाएगा, कैसे काम चलेगा उसका। ज़्यादातर इसीलिए इम्पेक्ट उस पर पड़ता है। क्योंकि जो गरीब है एकदम, उनका तो कुछ नहीं कहना, लेकिन जो एलीट वर्ग के हैं, जो अमीर वर्ग हैं, वो तो अपना सेविंग करके रखे हैं, उनका तो चलेगा। लेकिन एक समय पर उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक समय के बाद तुरंत इम्पेक्ट उन पर नहीं पड़ता है। कोई भी युद्ध हो, कोई भी क्राइसिस हो, देश के अंदर, देश के बाहर, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, मिडिल क्लास लोग पर। इसलिए पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादातर क्या है, सेविंग नहीं करना चाहते। सेविंग कैसे करेंगे, एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन खाते हैं, मतलब वो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, उसी हिसाब से डेली अपना खर्चा करते हैं। इसलिए मिडिल क्लास पर डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी राशन महंगा, रोज़ का जो खर्चा है हमारा सब पर असर पड़ेगा।
भारतीय रुपये पर असर पड़ेगा। डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया जो है कमज़ोर होगा। जब रुपया कमज़ोर होगा, जो चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं डॉलर में ही मंगाते हैं। जब रुपया कमज़ोर होगा, जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट हम मंगा रहे हों $1 देकर, $1 के बदले जो हमारा पैसा खर्चा हो रहा था, मान लीजिए 80 रुपये 85 रुपये है, जब कमज़ोर हो जाएगा $1 के बदले हमको 100-150 रुपये देना पड़ेगा, 100 रुपये प्लस हो सकता है देना पड़ेगा। तो इससे क्या है, इम्पेक्ट पड़ेगा। जब डॉलर की तुलना में रुपया कमज़ोर होगा तो क्या है, इससे महंगाई और बढ़ेगी। हो सकता है इससे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े बहुत चीज़ों को हमको लेकर, हमें जो चीज़ हम पहले यूज़ करते थे वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको हमको बंद करना पड़े। तो इस हिसाब से जब डॉलर की तुलना में रुपया जो है कमज़ोर होता है, इस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। स्टॉक मार्केट गिर सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट लाइन हो गया, ऑयल लाइन हो गया, ये सब से जो स्टॉक मार्केट है गिर सकता है। उसके बाद ये इस सबको अगर इंक्लूड करें तो क्या है, डायरेक्ट ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है, डायरेक्ट ग्लोबल क्राइसिस आ सकता है। अब देखिए, भारतीय कर्मचारी जो भारतीय वर्कर हैं लगभग 80 से 90 लाख खाड़ी देशों में हैं। भारतीय वर्कर जो है लगभग 80 से 90 लाख खाड़ी देशों में हैं। अब वो फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनकी जान की कीमत, मतलब कहाँ से कब कहाँ बम गिरी जाए, कहाँ मिसाइल गिरी जाए, कुछ पता नहीं है। तो इसमें क्या है, इस युद्ध जो हो रहा है, इस सबसे हमारा मुद्दा नहीं है। वीडियो का जो मुद्दा है कि इससे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा भारत पर। इसके हॉर्मुज़ जलसंधि से, मतलब सिर्फ ऑयल से इतना इम्पेक्ट पड़ रहा है भारत पर या वर्ल्ड पर, देखें सिर्फ ऑयल से। अब सोचिए एनर्जी से कितना इम्पेक्ट पड़ता है। अब जब 80 से 90 लाख वर्कर्स हैं, जब इन पर असर पड़ेगा तो रेमिटेंस पर भी असर पड़ेगा। इंडिया के रेमिटेंस मतलब जो भारतीयों द्वारा वहाँ से पैसा भारत में भेजा जाता है। जो भारतीय वर्कर हैं जो बाहर से, अब्रॉड से पैसा भेजते हैं, अब्रॉड मतलब इंडिया से बाहर, जो वहाँ पर काम करते हैं, कोई भी कंट्री हो, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस। अब रेमिटेंस पर जब असर पड़ेगा सीधा, तो भारत के जो फॉरेक्स रिज़र्व है उस पर भी असर पड़ेगा भारत के। तो इस वजह से जब ये प्रभावित होंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रभावित होगा। उसके बाद हम देखें ऑयल के अलावा जैसे फर्टिलाइज़र हो गया। अब फर्टिलाइज़र में जैसे क्या है, यूरिया, अमोनिया और फास्फेट बहुत इम्पॉर्टेंट है यूज के लिए, मतलब कृषि के लिए। अब यहाँ से देखिए कृषि पर कैसे इम्पेक्ट पड़ रहा है, ऑयल सिर्फ सब पूरा खेल क्या है, ऑयल से ही चल रहा है। कैसे इम्पेक्ट कर रहा है ये, यूरिया हो गया, अमोनिया और फास्फेट बहुत ज़रूरी है कृषि या भूमि को उर्वरा बनाने के लिए। कृषि भूमि को उर्वरा बनाने के लिए फास्फेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्या है, हम इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद केमिकल्स, उसके बाद गोल्ड सबसे ज़्यादा हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड सबसे ज़्यादा हम यूएई, दुबई से इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। और दुबई पर हमला हो ही रहा है। देखिए ईरान जो है किसी देश पर, किसी अन्य जो मुस्लिम देश हैं या पड़ोसी देश है उस पर अटैक नहीं कर रहा, जो वहाँ पर बेस हैं, जो वहाँ पर यूएसए के बेस हैं, सैनिक बेस हैं, उस पर अटैक कर रहा है। तो अब देखिए जैसे भारत की जो विदेश नीति है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो विदेश नीति, उसमें ईरान, इजराइल और यूएसए के साथ देख लीजिए, क्योंकि एशिया के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि भारत में सब जनसंख्या उस हिसाब से मार्केट बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है भारत। तो जैसे यूएसए के साथ, यूएसए विश्व शक्ति है और यूएसए जिसको चाहता है उसी हिसाब से यूज कर रहा है। जैसे अभी वेनेजुएला में ले लीजिए, रिसेंटली में उसको तेल, वहाँ का ऑयल चाहिए था, तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था उस पर आरोप लगाकर तरह तरह के उसको उसके घर से उठा लिया। सोचो, उसको उसके घर से उठा लिया, तो सोचो क्या कर सकता है। उस हिसाब से देखें तो यूएसए के साथ जो भारत का संबंध है, यहाँ से बहुत सारे क्या है, फूड हो गए या
फार्मास्यूटिकल जो मटेरियल हो गए वो यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, बासमती चावल हो गया, राइस, ये इंपोर्ट किया जाता है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करता है भारत अमेरिका को। और इजराइल के साथ बहुत सारे अच्छे संबंध थे, वेपन्स को लेकर, हथियार को लेकर बहुत सारे हथियार इजराइल ने दिए हैं भारत को। तो इस हिसाब से अभी रिसेंटली में विजिट भी किए थे प्रधानमंत्री इजराइल। उसके बाद अब इसे ईरान के साथ देखें हम, ईरान के साथ क्या संबंध है। ईरान एक अच्छा दोस्त भी है। ईरान देखिए हर मुद्दे पर भारत के साथ दिया है, भारत के साथ खड़ा रहा है। जैसे कश्मीर का मुद्दा हो गया, पाकिस्तान का मुद्दा हो गया, तो इसके अगेंस्ट क्या है, भारत का साथ दिया। कश्मीर हो गया या पाकिस्तान, इसके अगेंस्ट क्या है, भारत का साथ दिया। यूएनओ में भारत के पक्ष में वोट किया कश्मीर मुद्दा जब उठा था और पाकिस्तान के खिलाफ। और भारत में जब 2008 में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे या कुछ आर्थिक व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई थी, तो क्या है, ईरान तेल देता है, उसके बदले क्या है, हमसे सामान खरीदता है, पैसा या डॉलर नहीं लेता, हमसे सामान लेता है। जैसे फूड की वस्तुएं हो गई, खाद्य पदार्थ हो गए, वो लेता है। और क्योंकि वहाँ पर उतनी कृषि उपजाऊ भूमि नहीं है, तो कृषि से संबंधित फूड यहाँ से जाता है, इंडिया का है, एक्सपोर्ट करता है ईरान को। ईरान यहाँ तक कि इंडिया का साथ देता है कि वो डॉलर में पैसा नहीं लेता है, रुपया में पैसा लेता है। यहाँ तक साथ दिया है इंडिया का कि वो डॉलर में पैसा नहीं लेगा, रुपया में पैसा लेगा। तो क्या है, भारत रुपया देकर ऑयल वहाँ से खरीद रहा था। तो ईरान से ऑयल खरीदता था, इंडिया रूसिया से खरीदता था। यूएसए के साथ जिसका संबंध अच्छा नहीं है, उससे आप दोस्ती करोगे तो मतलब उससे दुश्मनी। एक हिसाब से यूएसए और इजराइल का जो नीति है थोड़ी आक्रामक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें आठवां पॉइंट इसमें देखेंगे हम कि भारत क्या आयात करता है। भारत अगर क्या आयात में हमने देखा कि ऑयल, सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान लगभग 50% यहाँ से। उसके बाद गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ से, यूएई से करता है। अब इसमें भारत देखे, भारत क्या इंपोर्ट करता है। अभी तो हम लोगों ने वैसे देख लिया, लेकिन हम देख लेंगे क्या क्या भारत एक्सपोर्ट, क्या क्या निर्यात करता है। जैसे चावल हो गया, चावल में बासमती और नॉन बासमती। बासमती जो है फेमस है इंडिया का चावल, इंपोर्ट करता है, सारी एक्सपोर्ट करता है। वीट हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, चाय हो गया, और ये गेहूं हो गया, ये सब। उसके बाद भारतीय फूड है, खाद्य वस्तु है जो भारत की, वो गल्फ़ कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि उतनी नहीं है भारत के तुलना में। भारत में जितना उसकी मतलब जो फूड वस्तु जो है उसका उत्पादन जितना होता है। उसके बाद टेक्सटाइल हो गया, रेडीमेड कपड़े हो गए, भारत से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, सर्विस एंड मैन पावर। भारत के जो 80 से 90 लाख वर्कर्स हैं, मैन पावर में आ जाएंगे। सर्विस, अब सर्विस में बहुत सारे सर्विस, ऐसा नहीं है सिर्फ लेबर स्किल्ड देता है। इंडिया जो है स्किल्ड लेबर भी देता है, अनस्किल्ड भी देता है, कम स्किल्ड, हर तरह के सर्विस वहाँ पर। जैसे एक गल्फ़ कंट्री में इंडिया के वर्कर्स हैं, तो यही सब इम्पोर्टेंट है। अब अगर इस ले लीजिए, ऑयल से कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है, और ऑयल से सिर्फ एक रास्ता, एक जलसंधि से, हॉर्मुज़ जलसंधि से कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। सोचिए, अगर ईरान के पास उसका मार्ग, जैसे ईरान के हाथों में उसका मतलब वो नहीं होता, जैसे कहते हैं कि दबदबा वहाँ पर ईरान का नहीं होता, ईरान का कब्जा नहीं होता उस पर, तो ईरान की स्थिति कुछ और होती, या ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतना वेपन्स नहीं होता, तो जो अब तक युद्ध चल रहा है, कब तक परिणाम इसका घोषित हो गया होता। ईरान के पास जितनी टेक्नोलॉजी है उसकी खुद की है, जो भी वो यूज करता है। जैसे जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत में, जो कारगिल युद्ध के दौरान यूएसए ने अपना नेविगेशन सिस्टम नहीं दिया था, उस वजह से कितने लोग शहीद हुए थे। तो वो अपना खुद का नेविगेशन यूज करता है, वो किसी देश पर डिपेंड नहीं है। इस सब को देखते हुए हमें एक सीख लेनी चाहिए इंडिया को, कि डिजिटली हम लोग पहले फिजिकली गुलाम थे, अंग्रेजी शासन जब था इंडिया पर।
अब धीरे धीरे डिजिटली हो रहे हैं। हमें डिजिटली गुलाम नहीं, हमें इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यूट्यूब, तरह तरह के जितने भी AI टूल आजकल देखिए सब। आजकल युद्ध पहले क्या है, घोड़े से होता था, तलवार से होता था। अब देखिए एक देश से दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक देश से दूसरे देश में हमला, मिसाइल, ड्रोन, सबसे खतरनाक चीज़ आजकल ड्रोन है। पता भी नहीं चले कब कहाँ से आके गिर गया, बूम, मतलब ब्लास्ट कर दिया। तो इससे सीखनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ना है और किसी देश पर डिपेंडेंस से अच्छा है मेक इन इंडिया, जो भारत का लक्ष्य है मेक इन इंडिया, इस पर काम करें। और ये सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, अगर USA चाहे किसी भी देश की सरकार गिरा सकता है। वो पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जिस सरकार को चाहे वो उस सरकार को गिरा सकता है, वही वो करता है। वहाँ पर देखिए जो सब किसी भी देश में, ऐसे अब सिर्फ एक ही देश, जैसे अफगानिस्तान हुआ। अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ, जब तालिबान वहाँ पर आई, जब तालिबान ने लतियाया बढ़िया से, तब उसको पता चला। अब तब उसके पहले तो कोई संगठन जैसे मानता ही नहीं था। अब जैसे अब ड्रोन से ही हमला हो रहा है, एक देश में दूसरे देश में ड्रोन सबसे, मतलब अगर ईरान के पास इतना वेपन नहीं होता, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो कब का ख़त्म कर दिया हो। अब तक निर्णय आ गया होता इस युद्ध में कौन जीता। लेकिन उसके पास है। USA चाह रहा है कि ये समझौता हो जाए, लेकिन ईरान समझौता अब नहीं करेगा, ऐसा कह रहा है वो। अब समझौता नहीं करेंगे, अब तो निर्णय होकर ही रहेगा। कुछ ना कुछ इसका निर्णय जल्दी हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इसी हिसाब से चलता रहा तो क्या है, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जो इतना युद्ध हो रहे हैं, जितने धमाके हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ेगी इससे। ग्लोबल वार्मिंग, महंगाई, कितने आम लोग मारे जाएंगे, कितनी सारी तबाही होगी। तो इसके निर्णय जो भी हो अच्छा हो और जल्दी हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।